हेलो स्टूडेंट्स। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। हम यूनिट थर्ड कर रहे थे जिसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। हम यूनिट थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड पार्ट, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है और क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती क्या है। तो देखिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टी मतलब, देखो यहाँ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है। पीरियोडिसिटी मीन्स ऐसे प्रॉपर्टीज जो क्या करे, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो प्रॉपर्टी अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब देखिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किस चीज पे डिपेंड करती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, देखिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है अपनी पीरियोडिसिटी। अब हमें पता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करती है, अपने आप को रिपीट करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट करेगी तो इसी वजह से पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी क्या होती है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती है। जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है अपने पास। नंबर फर्स्ट, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। सेकंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड फोर्थ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें इस यूनिट के अंदर इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक है अपना रेडियस। देखिए, एटॉमिक रेडियस क्या होती है। एटॉमिक रेडियस कोई किसी भी एटम में न्यूक्लियस से लेकर के आउटर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्या होती है अभी ये, एटॉमिक रेडियस। देखिए, एटॉमिक रेडियस कैसे डिफाइन होती है। एटॉमिक रेडियस इज डिफाइन एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, जो भी अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस देखेंगे किससे, न्यूक्लियस से। ये जो डिस्टेंस होगा ये किसको डिफाइन करता है, एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करता है। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो एटॉमिक रेडियस को, तो लिखो इट में बी डिफाइन एज, it may be defined as the distance between the center of nucleus and outermost electron.
कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो बाउंड्री होती है वो फिक्स नहीं होती। देखो, हमें पता है सेकंड यूनिट में स्टार्ट आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव की तरह क्या करता है, मूव करता है। भी इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, एक वेव की तरह, इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो आउटर बाउंड्री होती है वो क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो देखिए जो आउटर बाउंड्री होती है दैट इज नॉट फिक्स। इसी रीजन की वजह से हम क्या नहीं कर पाते, भी न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाते। सो एक आइसोलेटेड एटम की एटॉमिक रेडियस को मेजर करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अभी हम एटॉमिक रेडियस को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए हम क्या लेते हैं, एटम को कंबाइंड स्टेट में लेते हैं। हम एटम को क्या करके चलेंगे, कंबाइंड स्टेट में कंसीडर करके चलेंगे, और यहाँ से हम किसको डिफाइन करेंगे, एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करेंगे। तो देखिए एटॉमिक रेडियस को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या कर रखा है, रेडियस को हमने कई पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अभी फर्स्ट है अपना कोवेलेंट रेडियस, सेकंड मेटेलिक रेडियस, थर्ड इज वंडरवॉल्स रेडियस, एंड फोर्थ इज आयनिक रेडियस। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस को स्टडी कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन से जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और एक आइसोलेटेड एटम की रेडियस को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो आउटर बाउंड्री होती है वो फिक्स नहीं होती कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, वो वेव की फॉर्म में क्या करता है, मूव करता है। तो इसलिए आउटर बाउंड्री फिक्स ना होने की वजह से एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना क्या होता है, डिफिकल्ट काम होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एटम को कंबाइंड स्टेट में लेके चलते हैं, और कंबाइंड स्टेट में हम किसको मेजर करते हैं, एटॉमिक रेडियस को। अब हमने क्या कर रखा है, रेडियस को कई पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अभी अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग नेचर, उनके बॉन्डेड नेचर के अकॉर्डिंग हमने रेडियस को क्या कर रखा है, कई पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मेनली जो अपने पास है चार टाइप है। फर्स्ट है कोवेलेंट रेडियस, सेकंड है मेटेलिक रेडियस, थर्ड है वंडरवाल्स रेडियस, एंड फोर्थ इज आयनिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस किन के लिए डिफाइन होती है, ऐसे मॉलिक्यूल जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उनके लिए हम किसको डिफाइन करेंगे, कोवेलेंट रेडियस को। ठीक है, जिसमें मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनके लिए हम मेटेलिक रेडियस को डिफाइन करेंगे। जहां वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं उनके लिए हम वंडरवाल रेडियस को डिफाइन करते हैं। और आयंस के लिए, जो आयन की जो रेडियस होती है उनको हम बोलते हैं आयनिक रेडियस। अब इनको क्या करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अभी देखो फर्स्ट जो है अपने पास, दैट इज कोवेलेंट रेडियस। देखिए स्टूडेंट, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, सब फर्स्ट कोवेलेंट रेडियस कौन शो करता है, ऐसे कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। भी ठीक है, अब यहाँ से देखिए कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड बोलते हैं। भी जैसे फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये दोनों क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। भी
ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का यूज ये हाइड्रोजन पे करेगा और इस इलेक्ट्रॉन का यूज ये करेगा, तो इधर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। ठीक है, तो ऐसे मोलिक्यूल जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उनके लिए हम किसको डिफाइन करेंगे, कोवलेंट रेडियस को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम हाइड्रोजन की कोवलेंट रेडियस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए जो अपने पास कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ऐसे एटम, उनके जो ऑर्बिटल है वो क्या करते हैं, भी ओवरलैप करते हैं, वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है अभी। अब यहाँ से हम कोवलेंट रेडियस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए जैसे अपने पास ये एग्जांपल है होमो एटॉमिक का। होमो एटॉमिक मतलब एक जैसे एटम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके लिए मैं डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, कोई ए एटम है, ये भी दूसरा क्या है, कोई ए एटम है। अब इन्होंने क्या बना रखा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। तो इनके लिए कोवलेंट रेडियस कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इस एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस दूसरे एटम के न्यूक्लियस के डिस्टेंस से, ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोल देंगे, डी ए ए। ठीक है, इसको हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। अगर मैं क्या कर दूंगी, इस डिस्टेंस का डी ए का हाफ कर देंगे, तो ये जो अपने पास आएगा ये क्या आएगा, कोवलेंट रेडियस आएगा। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कोवलेंट रेडियस। ठीक है, तो देखो कोवलेंट रेडियस क्या होती है अपने पास, कि एक एटम की न्यूक्लियस से दूसरे एटम की न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो वो अपने पास क्या आ जाएगी, कोवलेंट रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो कोवलेंट रेडियस को कैसे डिफाइन कर सकते हो, कोवलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ सेम एटम बॉन्डेड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। कि अगर वो कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है तो उनकी न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा उसका अगर हम हाफ कर देते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, कोवलेंट रेडियस के इक्वल आएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है अपने पास, सेम एटम है। अब नेक्स्ट देखिए, ये तो सिंपल सी बात थी कि अगर अपने पास सेम एटम है, इन दोनों की न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ करने पर अपने पास क्या आ जाएगी, कोवलेंट रेडियस। अगर अपने पास ये जो एटम हो ये दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल क्या है, अगर HCl होगा, तो देखिए इनके लिए हम कैसे कोवलेंट रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, कोई जनरल एग्जांपल लेते हैं, ए बी, मेरे पास ये क्या है, मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ से देखो भी ये क्या है, मेरे पास ए मॉलिक्यूल है और ये क्या है, बी मॉलिक्यूल है। तो अब देखो यहाँ जो इनकी रेडियस होगी हम इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो देखो दोनों क्या थे, सेम एटम थे। सेम एटम होने की वजह से इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, सेम होगा। सिंपल हाफ करके हम क्या कर सकते थे, कोवलेंट रेडियस को डिफाइन कर सकते थे। लेकिन इधर क्या है, अपने पास डिफरेंट एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा, डिफरेंस होगा भी। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने की वजह से जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो एटम क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो एटॉमिक रेडियस हो जाती है इन दोनों एटम की वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ठीक, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए इधर से अपने पास ये मान लो ए मॉलिक्यूल है, ये क्या है, बी मॉलिक्यूल है, और इधर हमने मान लिया कि बी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है ए के कंपैरिजन में। तो देखिए इधर क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू रेडियस ऑफ ए की रेडियस प्लस रेडियस ऑफ बी की रेडियस माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अगर हमें इन दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस पता लग गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता लग जाएगा, तो हम दोनों एटम की क्या कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये हम कहाँ अप्लाई करते हैं, जब अपने पास हेट्रो एटॉमिक एटम होंगे, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट एटम क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अगर सेम एटम क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो उनके लिए हम कोवलेंट रेडियस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इधर देखो यहाँ से कैसे, जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दे दिया जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी दे दिया जाएगा, एक की रेडियस दे दी जाएगी, तो आप दूसरे एटम की रेडियस को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, कोवलेंट रेडियस।
अब नेक्स्ट जो अपने पास सेकंड जो पार्ट आता है दैट इज मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस किनके लिए डिफाइन होती है? मेटल के लिए। देखिए जो मेटल होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं? लैटिस, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में अरेंज होते हैं। उनको क्या, कैसे अरेंज किया जाता है? क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में अरेंज किया जाता है। क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं इस तरह से। ये क्या है? एक मेटल और ये क्या है? दूसरा। ये मेटल क्रिस्टल लैटिस के अंदर इस तरह से क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। अब यहाँ देखिए, एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ जो बॉन्ड होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। और मेटेलिक बॉन्ड के लिए हम कौन सी रेडियस को डिफाइन करेंगे? मेटेलिक रेडियस को। तो देखो यहाँ कैसे निकाल सकते हैं मेटेलिक रेडियस? जैसे अपने पास क्या है? एक मेटल ये है, दूसरा मेटल ये। तो इनके लिए हम कैसे निकालेंगे? एक मेटल की न्यूक्लियस का दूसरे मेटल की न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा उसका हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। वो अपने पास क्या आ जाएगी? मेटेलिक रेडियस। जैसे अपने पास ए मेटल है, ये दूसरी भी ए मेटल है, तो इधर से क्या आ जाएगा? डी ए के डिस्टेंस का अगर मैं हाफ कर दूंगी तो ये क्या आ जाएगा? अपने पास मेटेलिक रेडियस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? मेटेलिक रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। अब अपने पास जो थर्ड टाइप आता है, थर्ड इज वंडरवाल रेडियस। अब देखिए वंडरवाल रेडियस क्या होती है? वंडरवाल रेडियस से पहले आप ये समझिए कि वंडरवाल फोर्सेस क्या होते हैं। वंडरवाल फोर्स क्या होते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या है? कि एक मोलिक्यूल का दूसरे मोलिक्यूल से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह के फोर्सेस के लिए जो हम रेडियस डिफाइन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? वंडर वाल्स रेडियस। जैसे ये किन के लिए डिफाइन होती है? इनर्ट गैसेस के लिए, या फिर नोबल गैसेस बोल दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेके चले, ये क्या है? अपने पास एक हीलियम एटम है, ये क्या है? अपने पास दूसरा हीलियम एटम है। एक हीलियम एटम का दूसरे हीलियम एटम से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? वंडरवाल फोर्स बोलते हैं। और इधर से हम क्या कर सकते हैं? वंडरवाल्स रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ देखो वंडरवाल रेडियस क्या होगी? जैसे ये अपने पास एक हीलियम है और ये दूसरा हीलियम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? डी, हीलियम टू हीलियम डिस्टेंस। ये अब मैं क्या कर दूंगी? इस डिस्टेंस का अगर हाफ कर देंगे तो ये अपने पास क्या होगा? रेडियस ऑफ वंडरवाल। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? वंडरवाल रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए एक बात, देखो हमने क्या किया? कोवलेंट रेडियस पढ़ी सबसे पहले। कोवलेंट रेडियस में हमने क्या देखा कि दो अपने पास क्या होते हैं? एटम होते हैं, वो क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। यहाँ से हमने किसको डिफाइन किया था? कोवलेंट रेडियस को डिफाइन किया था। सेकेंड हमने क्या देखा? मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस में क्या होता है? अपने पास दो मेटल एडजेसेंट इस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस लिया और उसका क्या कर दिया था? हमने हाफ कर दिया था। इधर से मेटेलिक रेडियस को डिफाइन किया। थर्ड हमने क्या देखा? वंडरवाल्स रेडियस। वंडरवाल रेडियस में क्या होता है? ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। एक एटम का दूसरे एटम से जो फोर्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वंडरवाल फोर्स। और इधर से हम किसको डिफाइन करते हैं? वंडरवाल रेडियस को डिफाइन करते हैं। तो ये देखो अपने पास क्या आई थी? वंडरवाल रेडियस। इस तरह से एक एटम का दूसरे एटम से जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वंडरवाल रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इनमें से इनका ऑर्डर क्या होगा? कौन ग्रेटर होगा और कौन लोअर? तो देखो कैसे हम इनको अरेंज कर सकते हैं। ये क्या है अपने पास? कोवलेंट रेडियस। ये क्या है अपने पास? मेटेलिक रेडियस। और ये क्या हो गया अपने पास? वंडरवाल्स रेडियस। तो देखो जो वंडरवाल रेडियस होती है वो अपने पास क्या होती है? ग्रेटर होती है। अभी सबसे बड़ी कौन होगी? वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस के बाद अपने पास कौन सी रेडियस आएगी? मेटेलिक रेडियस। और मेटेलिक के बाद सबसे छोटी रेडियस कौन सी होगी? कोवलेंट। देखो ऐसा क्यों है? क्योंकि इधर एटम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं।
ओवरलैप करने की वजह से इनकी जो रेडियस हो जाती है वो क्या हो जाती है, छोटी। तो सबसे कम रेडियस जो होगी वो कौन से किसके लिए डिफाइन करेंगे हम, कोवेलेंट रेडियस के लिए। फिर कोवेलेंट के बाद देखो मेटल जो होते हैं वो एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं अभी। कोवेलेंट जो मेटेलिक रेडियस होती है वो कोवेलेंट के कंपैरिजन में क्या होगी, ग्रेटर होगी। और जो वंडरवाल रेडियस होती है अपने पास, वो क्या होती है, एक एटम का दूसरे एटम से जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, वंडरवाल रेडियस से डिफाइन करते हैं। तो सबसे बड़ी जो अपने पास रेडियस होगी वो कौन सी होगी, वंडरवाल रेडियस होगी। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए अपने पास ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होगा पीरियोडिक टेबल में, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। फर्स्ट देखेंगे अलोंग द पीरियड, कि पीरियड के अलोंग एटॉमिक रेडियस क्या वेरिएशन शो करती है। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, पीरियड के अलोंग मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, मतलब हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेकंड पीरियड लेके चलती हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो देखो जब हम क्या करेंगे, लिथियम से बेरिलियम तक जाएंगे, बेरिलियम से बोरोन जाएंगे, बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, तो एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड होगा वो क्या होगा, कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये हम कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले इनके एटॉमिक नंबर लिखते हैं भी। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 एंड फ्लोरीन 9। अब इनका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड में। बेरिलियम के अंदर क्या आ जाएगा, 2 2, बोरोन में 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7। इस तरह से इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ हर, आप देख रहे होगे कि सारे के सारे एलिमेंट में क्या है, अपने पास 2 शेल है। देखो सब जगह क्या है, 2 शेल है। अब हम इस एटॉमिक रेडियस कैसे बता सकते हैं कि किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी, किसकी एटॉमिक रेडियस कम होगी। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम किस क्या देखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, हम उनसे क्या कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बता सकते हैं। तो देखो जो लिथियम है, लिथियम में क्या होगा, अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इधर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 3 प्रोटॉन होंगे। इसी तरह से बेरिलियम में क्या है, अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 4। जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, अभी इंक्रीज हो रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो देखो क्या होगा, अभी यहाँ अपने पास क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन। और बाहर क्या करते हैं, शेल के अंदर कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करता है, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो अपने पास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इन आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कि देखो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो जो साइज है एटम का वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कम हो जाएगा भी। ठीक है, तो इधर से देखिए कि जब हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो अपने पास लेफ्ट टू राइट मूव करते टाइम नंबर ऑफ शेल क्या रहती है, सेम रहती है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि लिथियम में क्या है, 3 एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है और 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है। तो ऐसे देखो सब जगह क्या है, अपने पास 2 2 शेल है। अब यहाँ साइज को हम कैसे बता सकते हैं कि किसका साइज बड़ा होगा और किसका कम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज को डिफाइन करेंगे। अब हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो प्रोटॉन और
इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, कम। तो इधर से एक बात नोट कीजिए कि जब हम लिथियम से फ्लोरीन तक क्या करते हैं, मूव करते हैं, मतलब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो जो एटॉमिक रेडियस होगी वो क्या करेगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है। एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना कि जब हम पीरियड के अलोंग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज होती है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें कि अगर हम ग्रुप के अलोंग क्या करते हैं, मूव करते हैं, देखो सेकंड अलोंग द ग्रुप, कि जब हम क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करती है। तो देखो, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। लिथियम का कितना होता है, 3। सोडियम का कितना होता है, 11। पोटेशियम का 19। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन में सिर्फ कितनी होती है, एक शेल होती है अभी। ठीक है, फर्स्ट शेल के अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होंगे, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, सेकंड शेल में। सोडियम के अंदर क्या होगा, देखो 2 8 1। पोटेशियम में क्या होगा, 2 8 8 1। तो देखो आप यहाँ से क्या देख रहे हो भी, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो अपने पास नंबर ऑफ शेल क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। नंबर ऑफ शेल क्या कर रही है, बढ़ रही है। देखो हाइड्रोजन के अंदर क्या है, सिर्फ एक शेल है, हाइड्रोजन में क्या है, सिर्फ एक शेल। लिथियम में क्या अपने पास दो शेल है, तो क्या हो गया अपने पास, दो शेल लिथियम में। जैसे हम लिथियम से सोडियम में जाएंगे तो यहाँ पे कितनी शेल आ गई, 1 2 3, तीन शेल है। तो देखो 1 2 3। सोडियम में कितनी सेल आ गई अपने पास, 3। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए पोटेशियम, पोटेशियम में कितनी सेल है अपने पास, 4 सेल है। तो देखो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर हर टाइम जैसे अपने पास क्या होगा, सक्सेसिव एडिशन ऑफ न्यू सेल। और हर बार न्यू शेल ऐड हो जाने की वजह से जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा भी। एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज। तो ये बात ध्यान रखना कि जब हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं अलोंग द ग्रुप, तो अपने पास जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों होता है, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल, कि हर बार नई शेल क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और नई शेल ऐड हो जाने की वजह से जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो टॉप टू बॉटम। देखिए अलोंग द पीरियड, जब हम पीरियड के अलोंग मूव करते थे तो क्या हुआ था, एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ था। एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज हो जाने की वजह से एटॉमिक साइज क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो अपने पास हर टाइम क्या होती है, न्यू शेल ऐड हो जाती है। और न्यू शेल के ऐड हो जाने की वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनके अलावा कुछ क्या आते हैं अपने पास, एक्सेप्शंस होते हैं अभी। ठीक है, देयर आर सम एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शन कौन से हैं, तो देखो फर्स्ट एक्सेप्शन आता है अपने पास कि जो नोबल गैसेस होती है, नोबल गैसेस हैव लार्ज साइज, कि जो नोबल गैस होती है उनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। और वो बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट होती है अलोंग द पीरियड। देखो हमने क्या किया था अभी, कि जब हम क्या करते हैं अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है,
एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। और हमें पता है कि जो अपने पास नोबल गैसेस होती है, नोबल गैसेस कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल राइट में प्रेजेंट है भाई। यहाँ क्या होते हैं, अपने पास नोबल गैस प्रेजेंट होती है पीरियोडिक टेबल में। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो नोबल गैसेज है उनका साइज क्या हो जाना चाहिए था, सबसे छोटा हो जाना चाहिए था, सबसे स्मॉल होना चाहिए था नोबल गैसेज का साइज। लेकिन क्या होता है, नोबल गैस का जो साइज होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो देखिए ये क्या रीजन है कि जो नोबल गैसेस होती है वो क्या शो करती है, लार्ज साइज शो करती है। तो देखो एक ही रीजन है इसका, जो नोबल गैस होती है वो कौन सी रेडियस शो करती है, वंडरवाल्स रेडियस शो करती है। नोबल गैसेस के अंदर जो रेडियस होती है वो कौन सी होती है, वंडरवाल रेडियस। और हमने ये देखा था कि जो वंडरवाल रेडियस होती है वो क्या होती है, सबसे लार्ज होती है भी। वंडरवाल रेडियस क्या है, सबसे बड़ी। और इसी वजह से जो नोबल गैसेस होती है उनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, वंडरवाल रेडियस प्रेजेंट होती है। देखो यही तो, जैसे मैं हीलियम का एग्जांपल लेके बताऊं कि एक हीलियम है वो दूसरे हीलियम से कैसे अटैच होता है, वीक वंडरवाल फोर्स से। एक हीलियम की दूसरे हीलियम के साथ कौन सी इंटरेक्शन होती है, वीक वंडरवाल इंटरेक्शन। और यहाँ से हम क्या डिफाइन करते हैं, वंडरवाल रेडियस डिफाइन करते हैं। तो ये रीजन है कि अपने पास जो नोबल गैसेज होती है वो क्या शो करती है, लार्ज साइज शो करती है अलोंग द पीरियड। ठीक है, तो देखो जैसे हम ट्रेंड की बात करें, अपने पास क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो देखो यहाँ क्या होगा, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो लिथियम का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा। फिर किसका होगा, बेरिलियम का, फिर बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और सबसे स्मॉल साइज किसका होगा, फ्लोरीन का। लेकिन इधर एक्सेप्शन देखो, इधर फिर क्या आना चाहिए था, नियोन आना चाहिए था। नियोन का साइज क्या होना चाहिए था, सबसे छोटा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो नियोन होता है वो क्या करता है, सबसे लार्ज साइज शो करता है। नियोन का जो साइज होता है वो क्या होता है, इनके कंपैरिजन में लार्ज होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सब तो क्या शो करते हैं, कोवलेंट रेडियस शो करते हैं। लेकिन जो अपने पास नियोन होता है ये क्या शो करता है, वंडरवाल्स रेडियस। ठीक है, और वंडरवाल रेडियस शो करने की वजह से जो नोबल गैसेस होती हैं उनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है अपने रिस्पेक्टेड ग्रुप के अंदर। जिस भी ग्रुप सॉरी जिस भी रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर, जिस भी पीरियड के अंदर नोबल गैसेस होंगी उधर उनका साइज क्या होगा, सारे एलिमेंट के कंपैरिजन में लार्ज होगा। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे हम क्या करें, थ्री डी सीरीज की बात करें भी। थ्री डी सीरीज में अपने कौन से एलिमेंट होते हैं, स्कैटियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये क्या है, अपने पास थ्री डी सीरीज है भी, ये डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आते हैं। तो देखो यहाँ भी क्या करेंगे, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जब क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। तो इधर भी जब हम स्कैटियम टू जिंक क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज। लेकिन देखो इधर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, स्कैटियम टू वेनेडियम मूव करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। लेकिन जब क्रोमियम टू कोबाल्ट हम मूव करते हैं, तो इन चारों एटम के दौरान जो रेडियस होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। रेडियस क्या रहती है, कांस्टेंट, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, साइज में इतना वेरिएशन नहीं आता। लेकिन जब हम निकल टू जिंक मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया अभी। देखो हमने तो क्या पढ़ा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज करती है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, देखो स्कैटियम टू वेनेडियम तो एटॉमिक रेडियस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। लेकिन क्रोमियम से कोबाल्ट जा रहे हैं तो रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। और निकल टू जिंक गए तो एटॉमिक रेडियस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है, तो ये देखिए अभी। इसका रीजन देख, इससे पहले हम क्या करते हैं, इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उधर से अच्छे से समझ में आएगा हमें। स्कैटियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखो स्कैटियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ मैं इनकी, 3d1। टाइटेनियम की क्या होती है, 3d2। वेनेडियम की क्या होती है, 3d3। क्रोमियम की क्या होती है, 3d5। एक्सेप्शन होता है ये। मैग्नीज की क्या होती है, 3d5। आयरन की क्या होती है, 3d6।
कोबाल्ट की क्या होती है 3d7, निकिल की क्या होगी 3d8, कॉपर की 3d10 एंड जिंक की क्या हो जाएगी 3d10। ठीक है, तो इधर से देखो, जब हम क्या करेंगे स्कैटियम टू वेनेडियम मूव करते हैं ना, जब हम इधर से इधर जाएंगे तो अपने पास वही सिंपल वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जब हम लेफ्ट लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं मूव करते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है इंक्रीज करता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो अपने पास जो रेडियस होती है एटॉमिक रेडियस वो क्या कर जाती है डिक्रीज कर जाती है। इधर तक तो ठीक है अभी वेनेडियम तक। जब हम क्या करते हैं क्रोमियम से कोबाल्ट में मूव करेंगे तो देखो क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है D5 है। तो इधर देखो क्या होगा D5, मतलब देखो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं अपने पास 5। तो इधर क्या हो जाता है हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है। अब जैसे ही हम देखो क्रोमियम और मैग्नीज दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सेम है, तो इसलिए इन दोनों का साइज क्या रहेगा ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेकिन जैसे फिर हम आयरन पे मूव करते हैं तो इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई D6 आ गई। अब D6 का मतलब क्या है कि इधर क्या स्टार्ट होगी पेयरिंग स्टार्ट होगी, और जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट होगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है अभी। क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, कि एक ऑर्बिटल के अंदर अब दो दो इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट हो गए, और जैसे ही एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो जाता है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इधर देखो जब हम क्या कर रहे हैं क्रोमियम से आयरन इधर मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने के साथ साथ अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी स्टार्ट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है ये इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर देगा बैलेंस कर देगा, तो ये क्या नहीं होने देगा साइज को इंक्रीज नहीं होने देगा। तो इसी वजह से इस रेंज में देखो यहाँ क्रोमियम से कोबाल्ट तक हम जाते हैं तो यहाँ पर जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर देता है बैलेंस कर देता है। लेकिन जैसे ही हम कहाँ जाएंगे निकल की तरफ जाएंगे जहाँ क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D8, तो इधर क्या हो जाते हैं अपने पास तीन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं पेयर्ड हो जाते हैं अभी। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ देखिए तीन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए पेयर्ड हो गए अपने पास। तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो क्या हो गया आप बहुत ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, कि जो न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज हो रहा है उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन है वो क्या है बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से अपने पास जब हम क्या करते हैं निकेल से जिंक की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी इधर इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ रहे हो। देखो क्या होगा इधर जब हम स्कैटियम टू वेनेडियम जाएंगे तो सिंपल जो अपना कॉन्सेप्ट लगता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी डिक्रीज। लेकिन क्रोमियम से कोबाल्ट तक अपने पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टार्ट हो जाते हैं और ये क्या कर देते हैं इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को बैलेंस कर देते हैं। इसी वजह से यहाँ जो साइज रहेगा वो ऑलमोस्ट क्या रहता है कांस्टेंट। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं निकिल निकिल कॉपर जिंक इधर मूव करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो क्या करता है डोमिनेट करता है इंक्रीमेंट इन न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में, तो इस वजह से इधर एटॉमिक साइज क्या कर जाता है इंक्रीज कर जाता है। ये क्या है एक्सेप्शन है भी इसको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन देखिए क्या होगा अपने पास। अब नेक्स्ट देखो अब हम क्या करते हैं टॉप टू बॉटम मूव करें, जैसे हम क्या करते हैं स्कैटियम स्कैटियम से कहाँ जाएंगे इटरबियम, इटरबियम से कहाँ जाएंगे हम लेंथेनियम लेंथेनम तक। तो देखो क्या होगा जब हम क्या करते हैं टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इधर स्कैटियम का जो साइज होगा वो क्या होगा स्मॉल होगा, फिर किसका होगा इटरबियम का, फिर किसका होगा लेंथेनम का। ये हमें पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज क्या करता है इंक्रीज करता है। अब इससे नेक्स्ट ग्रुप में देखिए टाइटेनियम जिरकोनियम एंड होफनियम। जब हम इधर मूव करेंगे टॉप टू बॉटम तो यहाँ क्या होगा देखिए जो टाइटेनियम है टाइटेनियम का साइज छोटा होगा, फिर क्या होगा अपने पास जिरकोनियम का साइज होना तो ये चाहिए था कि जो होफनियम है इसका साइज ग्रेटर होना चाहिए जिरकोनियम से, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है टाइटेनियम फिर जिरकोनियम और होफनियम और जिरकोनियम
साइज होता है एक्सेप्शन। देखिए 5D सीरीज में क्या होता है, अपने पास लेंथेनोइड्स होते हैं। देखो यहाँ लेंथेनोइड है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 57। 57 से 71 के जो एलिमेंट्स, सॉरी 58 से 71 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये अपने पास कौन से होते हैं, लेंथेनोइड्स होते हैं। और लेंथेनोइड्स में क्या होता है, 4f ऑर्बिटल फिल होता है। कौन सा ऑर्बिटल फिल होता है, 4f ऑर्बिटल। ठीक है। अब देखो जो 4f ऑर्बिटल होता है इसका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है इसका, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब देखिए पुअर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है पहले तो ये समझिए। देखो जैसे अपने पास क्या है, ये न्यूक्लियस है, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। ये अपने पास फर्स्ट शेल है, ये अपने पास क्या है, सेकंड शेल, ये अपने पास क्या है, आउटर शेल। तो इधर क्या होता है अपने पास, ये जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस को क्या कर लेते हैं, शील्ड कर लेते हैं। अभी क्या कर लेते हैं, न्यूक्लियस को छुपो लेते हैं। वो आउटर इलेक्ट्रॉन को, जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो फील नहीं होने देते। इसी को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो देखो जो शील्डिंग इफेक्ट मतलब न्यूक्लियस को क्या कर लेना, शील्ड कर लेना। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस को क्या कर लेते हैं, शील्ड कर लेते हैं। शील्ड का मतलब क्या, छुपो लेना। तो ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, आउट सॉरी ये इनर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, न्यूक्लियस को शील्ड कर लेंगे आउटर इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। तो देखो जो अपने पास सबसे अच्छा जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो किसका होता है, एस ऑर्बिटल का। क्योंकि एस ऑर्बिटल क्या होते हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के पास होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, पी ऑर्बिटल। फिर इसके बाद किसका होगा, डी। और फिर क्या होगा अपने पास, एफ। देखो एस ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। भी एस क्या कर सकता है, न्यूक्लियस को शील्ड कर सकता है अच्छे से आउटर इलेक्ट्रॉन से। लेकिन जैसे जैसे हम पी डी एफ में जाएंगे तो ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और जो एफ ऑर्बिटल है ये सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है भाई। ये न्यूक्लियस को क्या नहीं कर सकता, शील्ड नहीं कर सकता आउटर इलेक्ट्रॉन से। तो यही क्या होगा, अपने लेंथेनोइड के अंदर होगा। जब हम लेंथेनोइड मतलब 58 एलिमेंट से 71 तक जाएंगे तो किसकी फीलिंग होगी, 4f ऑर्बिटल की फीलिंग होगी। और 4f ऑर्बिटल, देखो हमें पता है जो f ऑर्बिटल होता है उसका शील्ड, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। और पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से f ऑर्बिटल जो है वो इनर इलेक्ट्रॉन को, सॉरी f ऑर्बिटल जो होगा वो आउटर इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाएगा। जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा भी। तो जिसकी वजह से जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोला जाता है इस इफेक्ट को, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 4f के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से 4f ऑर्बिटल क्या नहीं कर पाता, न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाता। तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 58 से 71 एटम में। और साइज के डिक्रीज होने को ही हम क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और ऐसा क्यों, लेंथेनोइड में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लेंथेनोइड में क्या होता है, एफ ऑर्बिटल की फीलिंग होती है। और जब एफ ऑर्बिटल की फीलिंग होती है, और एफ क्या कैसा इफेक्ट शो करता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब देखो यहाँ साइज क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। अब जैसे ही यहाँ से हम क्या करेंगे, लेंथेनोइड से हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं, होफनियम पे। तो इसके ऊपर भी इसका इफेक्ट रहेगा। यहाँ साइज डिक्रीज हुआ है तो जो होफनियम होगा इसका साइज भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी वजह से जब हम क्या करते हैं, 4D सीरीज से 5D सीरीज में मूव करते हैं तो जो साइज रहता है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। ये एक्सेप्शन है, आप ध्यान रखना भाई। ठीक है। कि जब हम क्या करेंगे, 3D से 4D में मूव करेंगे, साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही हम 4D से 5D में जाएंगे तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है भी। साइज क्या रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, साइज इंक्रीज नहीं होता। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है, 4f ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से।
4F के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो अपने पास लेंथेनोइड्स है उनका साइज बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और इसी डिक्रीज ऑफ साइज को हम क्या बोल देते हैं, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। और लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनका साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। इतनी बात आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना, दैट इज आयनिक रेडियस। अब देखिए आयनिक रेडियस क्या होता है अपने पास। आयनिक रेडियस मतलब आयंस की जो रेडियस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं। अब देखिए आयंस क्या होते हैं। आयंस क्या होते हैं, अपने पास दो तरह के होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं, एक होता है कैटायन और एक क्या होता है अपने पास, एनायन। ठीक है, कैटायन क्या होता है अपने पास, जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो क्या होगा, कैटायन। और एनायन क्या होगा, जिसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो देखिए जो कैटायन होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, जब अपने पास कोई भी एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। जब भी कोई एलिमेंट क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, उसके ऊपर क्या डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ठीक है, कैटायन कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करके, लॉस करके। एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का मतलब कि कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या बन जाएगा, एम नेगेटिव बन जाएगा। तो ये कैसे बनता है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव। कैसा आयन बन जाएगा वो, एनायन। ठीक है, तो इधर से देखिए अपने पास साइज के बारे में पढ़ेंगे कि कैटायन का साइज, जो पेरेंट जो एलिमेंट होते हैं अपने पास, जैसे एम है। अब एम के कंपैरिजन में एम पॉजिटिव का जो साइज होगा वो क्या होगा, ये हमें देखना है। जैसे अपने पास इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एम नेगेटिव बना, अपने पास जो एनायन बना है, इसका साइज इस एम के कंपैरिजन में क्या होगा, वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो देखो फर्स्ट अपने पास क्या है, देखिए जैसे एन ए सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना देगा, एन ए पॉजिटिव बना देगा। अब हमें पता है सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में कितने होंगे, 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितनी शेल है, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ शेल कितने हैं यहाँ पे, 3 है। अब जैसे ही ये क्या करेगा, अपने आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, एन ए पॉजिटिव बन जाएगा। अब एन ए पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। इधर से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, फर्स्ट जो शेल है उसके अंदर क्या रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में क्या आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए नंबर ऑफ शेल क्या होगी, डिक्रीज होगी। कितनी शेल है इधर, 2। तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट एटम से कहाँ जाते हैं, कैटायन में, कि हम जब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा देते हैं, तो जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। और आयनिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देखिए एक्सप्लेन बाय साइज ऑफ कैटायन इज always smaller than its parent atom। कि जो अपने पास कैटायन होता है, कैटायन का जो साइज होता है वो हमेशा छोटा क्यों होता है, इसके अपने पेरेंट एटम के कंपैरिजन में। जैसे इधर देखिए एन ए पॉजिटिव है, एन ए पॉजिटिव का साइज स्मॉल क्यों है सोडियम के कंपैरिजन में। तो देखिए इसका क्या रीजन लिखेंगे आप, कि जब हम क्या करते हैं, सोडियम से Na पॉजिटिव पे जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाते हैं, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन थे अपने पास, 11। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। ये क्या अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन देखिए, इधर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है। और इधर इसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, प्रोटॉन तो नहीं है, प्रोटॉन कितने रहेंगे यहाँ, 11।
ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन के लॉस करने के बाद जो Na पॉजिटिव बना है, इधर क्या हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है अभी। क्या हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाता है, छोटा। तो देखो इधर क्या थे अपने पास, सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन क्या कर रहे थे, 11 इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखते थे। ये था अपना सोडियम के अंदर। लेकिन Na पॉजिटिव में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस हो गया अभी। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10, और अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 11। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, ग्रेटर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो यहाँ जो ये प्रोटॉन है ये क्या करेंगे, और भी ज्यादा फोर्स से इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और जब ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यही रीजन है कि जो साइज ऑफ कैटायन है वो क्या होता है, स्मॉल होता है पेरेंट एटम के कंपैरिजन में। तो देखो यहाँ से आपको दो रीजन पता लगे। पहला तो क्या है कि जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाते हैं तो अपने पास जो शेल होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और शेल के डिक्रीज होने की वजह से साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज। और दूसरा रीजन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज। और न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और नंबर ऑफ ये जो प्रोटॉन है ये क्या करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वजह से जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है अपने पास, एनायन। तो इधर से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई साइज ऑफ anion is always larger than its parent atom। कि जो एनायन है, एनायन का साइज हमेशा लार्जर क्यों होता है अपने पेरेंट एटम के कंपैरिजन में। तो देखो इधर कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो क्लोरीन का। क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, एनायन का, Cl नेगेटिव का। इधर क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। कैसे लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, और 7 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में। जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को और गेन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 8 8, ये बन जाएगा भी। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है अपने पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज करके, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यहाँ कितने आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे भी। इधर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, 17, और इधर भी कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे, 17 रहेंगे। बात समझ रहे हो। ठीक है, तो इधर देखो क्या हो गया, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ग्रेटर हो गए किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो अपने पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो किन को हैंडल कर रहे हैं, बाहर 18 इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं अभी। अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 17, और बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। तो जिसकी वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। मतलब इतनी पावर से जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके नहीं रख पाएंगे। और जो साइज होगा वो कैसा हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा भी। साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही अपने पास क्या होगा, कोई भी एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एनायन का फॉर्मेशन कर लेता है, तो वहां जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ये ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए प्रोटॉन के कंपैरिजन में। अब जो प्रोटॉन है वो क्या है, कम है, और बाहर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा। जिसकी जैसे जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज जब डिक्रीज हो जाएगा तो जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो साइज ऑफ एनाइन है इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। कि जो एनाइन का साइज होता है वो अपने पेरेंट एटम के कंपैरिजन में हमेशा क्या होता है, लार्ज होता है। अब इन बातों का आप ध्यान रखना। जैसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि ये बताइए, ओ नेगेटिव, O2 नेगेटिव और ऑक्सीजन, इनको अरेंज करिए इनके एटॉमिक साइज के ट्रेंड में। तो देखो कैसे करोगे, ऑक्सीजन क्या है, पेरेंट एटम है। फिर O नेगेटिव,
फिर क्या आएगा O2 नेगेटिव। तो देखो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, O2 नेगेटिव का। फिर किसका होगा, O नेगेटिव का। और सबसे छोटा साइज किसका होगा, O का। ऐसा क्यों है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। और जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप इस तरह से इनको अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि Na और Na पॉजिटिव में बताइए किसका साइज बड़ा होगा, किसका छोटा होगा। तो देखिए Na पॉजिटिव का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। सोडियम का साइज क्या होगा, लार्ज। ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाता है, इंक्रीज। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव। अब इनमें से बताइए किसका साइज बड़ा होगा और किसका साइज छोटा होगा। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव का साइज लार्ज होगा, Fe3 पॉजिटिव का साइज स्मॉल होगा। देखो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही स्मॉल क्या होगा, साइज होगा। देखो यहाँ क्या है, 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है। और इधर 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस। और जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होगा और साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो यहाँ Fe2 पॉजिटिव का साइज लार्ज होता है Fe3 पॉजिटिव के कंपैरिजन में। अब नेक्स्ट देखिए, Mn पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Mn4 पॉजिटिव। अब इनको अरेंज कीजिए। तो देखो क्या होगा यहाँ, इसके इधर क्या है, +1 चार्ज, इधर क्या है, +2, इधर क्या है, +4। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Mn पॉजिटिव का साइज बढ़ा, फिर Mn2 पॉजिटिव का, फिर Mn4 पॉजिटिव का। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखिए, N नेगेटिव, N2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। अब ये बताइए यहाँ किसका साइज लार्ज होगा और किसका साइज स्मॉल होगा। तो देखो नेगेटिव के केस में आप क्या करोगे, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, साइज। तो N3 नेगेटिव का साइज लार्ज, फिर N2 नेगेटिव का, फिर किसका होगा, N नेगेटिव का। ठीक है, जो पेरेंट एटम है नाइट्रोजन उनका क्या होगा, इनके कंपैरिजन में स्मॉल साइज होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, साइज को अरेंज कर सकते हो भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस और आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो हम कल करेंगे। आज जितना करवाया है मैंने आप उसको अच्छे से पढ़ना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना मुझसे। ठीक है, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि आज हमने क्या करा। तो देखिए हमने क्या किया था, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट हम ये कर रहे थे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम किन को बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है। उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या कारण है इसका, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या करती है, रिपीट होती है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। इसीलिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होती है वो भी क्या होती है, रिपीट। अब कौन कौन सी है अपने पास पीरियोडिक प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो हम आज स्टडी कर रहे थे वो कौन सी थी, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। कैसे डिफाइन करोगे कि जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। लेकिन एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अपने पास जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है उसकी कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती। ऐसा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, वो वेव की तरह क्या करता है, मूव करता है। जो आउटर बाउंड्री है वो क्या है, फिक्स नहीं है। इस वजह से हम क्या नहीं कर सकते भी, एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, एटम्स को बॉन्डेड स्टेट में कंसीडर करते हैं। अब एटम के बॉन्डेड स्टेट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, रेडियस को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट तो जो थी अपने पास वो कौन सी थी, कोवलेंट रेडियस। सेकंड मेटेलिक रेडियस। थर्ड थी वंडरवाल्स रेडियस एंड फोर्थ थी आयनिक रेडियस। अब नेक्स्ट देखिए जो कोवलेंट रेडियस थी अपने पास क्या होती है। कोवलेंट रेडियस जो ऐसे मॉलिक्यूल जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उनके लिए हम किसको डिफाइन करेंगे, कोवलेंट रेडियस को डिफाइन करेंगे। और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो मोस्टली कौन फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल।
जो नॉन मेटल होते हैं ना वो बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, जब दो एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो किसका फॉर्मेशन होगा? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए जैसे अपने पास ये एटम है ए एंड ए, इन्होंने क्या बना रखा है? कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। तो इसके लिए हम कोवलेंट रेडियस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखो एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा, अगर हम उसका क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? अपने पास कोवलेंट रेडियस हो जाएगी। ये जो मेथड है ये किन के लिए है? अगर अपने पास कैसे मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर दोनों के दोनों एटम क्या है, सेम। लेकिन अगर अपने पास एटम क्या हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट डिफरेंट एटम क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो उनके लिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं रेडियस को? तो इधर देखिए हम क्या देखेंगे कि अपने पास जो भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इधर देखिए जो डिस्टेंस ऑफ ए भी, मतलब ए की जो न्यूक्लियस है और बी का जो न्यूक्लियस है, इन दोनों की न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? डी ए बी से। और ये किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09 डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सेकंड आती है अपने पास वो क्या है? मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस क्या होती है अपने पास? कि दो अपने पास मेटल है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनको अगर हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी? अपने पास मेटेलिक रेडियस आ जाएगी। और जो मेटेलिक रेडियस होती है वो किन के लिए डिफाइन होती है? मेटल के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो थी अपने पास वो क्या थी? वंडरवाल्स रेडियस थी भी। तो देखिए वंडरवाल रेडियस क्या है अपने पास? वंडरवाल रेडियस क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ये। क्या होता है ये? इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अपने पास एक एटम है और ये क्या है? दूसरा। ये नोबल गैसेस के लिए डिफाइन होता है मोस्टली। जो नोबल गैस हीलियम, और ये क्या है? अपने पास दूसरा हीलियम एटम है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा? वीक वंडरवाल फोर्स होगा। और अगर हम क्या कर देंगे, इनके डिस्टेंस का हाफ कर देते हैं, तो यहाँ से जो अपने पास रेडियस आएगी वो कौन सी आएगी? वंडरवाल्स रेडियस आएगी। तो इधर से हम इनको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं ऑर्डर में, कि सबसे बड़ी जो रेडियस होगी वो कौन सी होगी? वंडरवाल रेडियस होगी, क्योंकि ये क्या होता है? दो एटम के बीच का डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्या है अपने पास? मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस में क्या होता है? दो मेटल एडजेसेंट प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट जो आएगी अपने पास वो कौन सी होगी? कोवलेंट रेडियस। और कोवलेंट रेडियस क्या होती है? सबसे छोटी रेडियस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों एटम क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रेडियस को अरेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखा था पीरियोडिक टेबल में, कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं और टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस का जो साइज है वो कैसे वेरी करता है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करते टाइम नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज करेगा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा भी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। अब नेक्स्ट देखिए, जब हम क्या करते हैं, ग्रुप में मूव करेंगे, मतलब टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं, तो टॉप टू बॉटम आते टाइम क्या होगा? हर टाइम एक न्यू शेल क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। और न्यू शेल के ऐड हो जाने की वजह से जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि जब हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, तो ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल एटॉमिक साइज गेट इंक्रीजेस। अब नेक्स्ट देखिए, देयर इज सम एक्सेप्शन केसेस। एक्सेप्शन क्या है? कि अपने पास जो नोबल गैसेस होती है वो क्या है, अपने रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर लार्ज साइज क्यों शो करती है? हालांकि वो सबसे लास्ट में प्रेजेंट है, फिर भी उनका साइज क्या होता है? लार्ज। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो नोबल गैसेस होती है वो कौन सी रेडियस शो करते हैं? वंडरवाल रेडियस शो करती है। और वंडरवाल रेडियस शो करने की वजह से उनका साइज क्या होता है? लार्ज होता है। नेक्स्ट जो है अपने पास 3D सीरीज है। स्कैटियम से हम जब जिंक में मूव करते हैं, तो मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए था? डिक्रीज। लेकिन यहाँ पर क्या थे? एक्सेप्शन थे। स्कैटियम से वैनेडियम तक जा रहे थे तो एटॉमिक साइज क्या कर रहे थे? डिक्रीज। क्रोमियम से कोबाल्ट तक क्या हुई? कांस्टेंट। और फिर निकल से जिंक तक क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा हुआ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से भी। तो इधर देखो, जब हम क्या करें, स्कैटियम टू वेनेडियम गए, तो अपने पास न्यूक्लियर चार्ज क्या किया, इंक्रीज, और रेडियस क्या हो गई, डिक्रीज। लेकिन जैसे ही हम यहाँ क्रोमियम से कोबाल्ट तक आने लगे, तो यहाँ पेयरिंग स्टार्ट हो गई, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन फिल होने स्टार्ट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टार्ट हो गई। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है, जिसकी वजह से एटॉमिक जो साइज है वो अपने पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन निकल इधर जो है अपने पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के इंक्रीज कर जाने की वजह से एटॉमिक साइज भी क्या कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है भी। अब नेक्स्ट देखिए, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इधर क्या है कि जब हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, मतलब 3D सीरीज से हम 4D में आते हैं और 4D से 5D में आते हैं, तो क्या होना चाहिए था, साइज इंक्रीज होना चाहिए था। तो देखो ऐसा यहाँ तो हो रहा है, स्कैटियम से इटरबियम में आए, साइज इंक्रीज हुआ, इटरबियम से लेंथेनम में आए, तो साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ टाइटेनियम से जिरकोनियम में मूव करेंगे, साइज इंक्रीज होगा। लेकिन जिरकोनियम और हॉफनियम का जो साइज है वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा क्यों है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि लेंथेनॉइड्स सीरीज के अंदर 4f ऑर्बिटल क्या होता है, फील होता है, और 4f ऑर्बिटल क्या शो करता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उनसे न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस क्या करता है, उन आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एटॉमिक साइज के डिक्रीज हो जाने की वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अपने पास जो 4D और 5D सीरीज है, इनका साइज क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इधर से जो नेक्स्ट आता है अपने पास, क्या है, आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होती है, जो आयन के लिए रेडियस है उसको डिफाइन करते हैं, वो क्या होगी, अपनी आयनिक रेडियस होगी। अब आयंस क्या होता है अपने पास, दो टाइप के, एक होता है कैटायन और दूसरा क्या होता है, एनायन। कैटायन प्लस चार्ज से डिनोट करते हैं, एनायन को माइनस से। कैटायन क्या होगा, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, तो वो क्या बनाएगा, कैटायन। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो किसका फॉर्मेशन कर देगा, वो एनायन का फॉर्मेशन कर देगा। फिर हमने यहाँ से क्या देखे थे, दो क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो अपने पास कैटायन का साइज है वो अपने पेरेंट एटम से हमेशा स्मॉलर होता है, इसका क्या रीजन था। तो फर्स्ट रीजन तो ये था कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ शेल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और सेकंड रीजन क्या था, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज हो जाने की वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो है अपने पास कि जो एनायन है, एनायन का साइज हमेशा लार्जर होता है अपने पेरेंट एटम के कंपैरिजन में। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप कैसे दे सकते हो कि जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव बना लेगा। तो इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, इंक्रीज। लेकिन प्रोटॉन क्या है, कांस्टेंट है, प्रोटॉन सेम। तो यहाँ जो प्रोटॉन हो गए वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, कम है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज हो जाने की वजह से जो एटॉमिक साइज है वो क्या होकर जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही रीजन है कि जो एनायन है, एनायन का साइज लार्जर होता है पेरेंट एटम के कंपैरिजन में। तो आई होप आपको समझ में आई होगी कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इसका ट्रेंड क्या होता है, पीरियड के अक्रॉस और ग्रुप के अक्रॉस, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं या लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ना, अगर समझ में ना आए तो आपके डाउट दे देना मेरे को। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी, हम कल करेंगे। ओके, यही ऑफ कर रहे हैं हम अपनी क्लास को। थैंक यू।